हेलो स्टूडेंट्स। आप सब लोग कैसे हो और आप सब लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं बार बार पढ़ाई के बारे में इसलिए पूछता रहता हूँ कि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि अभी अभी बस मई के शुरुआत होते ही आप सब लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैंने बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए ही ख़ास तौर पर वे बच्चे जो सीबीएसई का 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हिंदी की किताब चुनी है। और उनकी हिंदी की किताब है ये क्षितिज भाग 2, जो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। और इसका चैप्टर है इस चैप्टर का नाम है लखनवी अंदाज। बहुत प्यारा नाम है, लखनवी अंदाज। तो इसी को डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। बच्चों, एक बार पहले मैं थोड़ा सा इस चैप्टर लखनवी अंदाज, इसके जो लेखक हैं यशपाल, तो लेखक महोदय के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद में लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि यशपाल जी थोड़ी सी क्रांतिकारी प्रवृत्ति के भी रहे होंगे, क्योंकि इनके जो साथी हैं भगत सिंह और सुखदेव, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, हम आप जानते हैं। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। तो यशपाल जेल भी जा चुके हैं, क्रांतिकारी तो रहे ही हैं। और उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। तो ज़्यादातर इन्होंने आम आदमियों के जीवन के बारे में लिखा है कि आम आदमी कैसे जीता है, क्या सोचता है, क्या करता है, कैसे कदम उठाता है और उसकी ज़िंदगी कैसी होती है। यशपाल जी यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर रही हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय हैं। उनके जो कुछ उपन्यास रहे हैं उसमें से झूठा सच भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज रहा है, तो एक बार इसे जरूर पढ़ना चाहिए। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। तो भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। इस चीज़ का अनुभव अभी अभी हम उनकी इस रचना में लेंगे, जिस रचना का नाम है लखनवी अंदाज। तो एक्चुअली में ये जो लखनवी अंदाज रचना है उनकी, ये जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, यह व्यंग्य है। व्यंग्य का मतलब क्या है कि इसमें हास्य की शैली में लिखा गया है। इसे पढ़ने के दौरान पढ़ने वाले को और सुनने वाले को भी कई बार ऐसा हो सकता है कि उन्हें हंसी आए, उनका मन गुदगुदा जाए। काफ़ी चुटीली बातें भी हो सकती हैं, चुटकीली बातें भी इसमें हो सकती हैं, है ना। तो यूं तो यशपाल जी ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली की आदी है। और कहना ना होगा कि आज के समय में ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो बच्चों, हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो ये जो मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, तो इसे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे कहानीकार ने इस तरीके से लिखा है जैसे कि उन्होंने खुद ही सफ़र किया हो, तो वो अपना ही यात्रा विवरण लिख रहे हैं। तो बोलने वाले नरेटर की भूमिका में, कहानी को लिखने वाले की भूमिका की तरफ से ही, लेखक की तरफ से ही इसको लिखा गया है, ऐसा लग रहा है।
अभी अभी मैंने एक शब्द की बात की, इसमें लिखा था कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन। तो बच्चों मैं चाहूँगा कि पहले इस चैप्टर में जो खास तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जिन्हें हो सकता है आपने सुना हो या ना सुना हो, एक बार हम उन शब्दों को दोहरा लें कि आखिर में प्रैक्टिकल हिंदी में उसका क्या मतलब है, जिसे आप आसानी से समझ सकें। फिर हम लोग इस चैप्टर को इस पहले पैराग्राफ से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो शब्द हम लोगों ने अभी अभी देखा, मुफस्सिल, उसका मतलब होता है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द स्थान, मतलब शहर का सेंट्रल भाग कह सकते हैं। सफ़ेद पोश, जेंटलमैन, भद्र व्यक्ति। किफ़ायत, किफ़ायत का मतलब है थोड़ी सी कम खर्चीली बात, मितव्ययता, समझदारी से उपयोग करना। आदाब अर्ज, उर्दू में, फ़ारसी में अभिवादन का एक ढंग है, एक तरीका है कि लोग एक दूसरे को आदाब करते हैं, नमस्ते करते हैं। गुमान का मतलब होता है भ्रम होना इस चीज़ का कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। एहतियात रखना, सावधानी बरतना। बुरक देना, छिड़क देना। स्फुरन, फरकना, हिलना। प्लावित होना, पानी भर जाना। पनियाती मतलब रसीली, है ना। मैदा, मैदा बोलते हैं आमाशय को, स्टोमक। तस्लीम, सम्मान में। सिर खम करना, इसका मतलब होता है सिर झुकाना। तहजीब, शिष्टता, इसे हम लोग इटिकेट मैनर में भी रह सकते हैं, खास तरह के संस्कार जो किसी जगह विशेष के या किसी भाषा, किसी धर्म विशेष के लोगों के अंदर होते हैं। नफासत, क्लीनलीनेस, स्वच्छता। और नजाकत, कोमलता। तो नफासत और नजाकत, इस दोनों में ही नुक्ते लगे हुए हैं, ये फारसी से आया हुआ शब्द है। नफीस, बढ़िया, उम्दे दर्जे का। एब्स्ट्रैक्ट, ये तो हम लोग समझ ही सकते हैं, इसका मतलब होता है सूक्ष्म, जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो। अमूर्त मतलब जो फील करने वाली चीज हो। आखिरी शब्द है शकील, आसानी से न पचने वाला। ठीक है, तो अब हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। पहला पैराग्राफ देख लिया था जिसमें लेखक ने ये लिखा था कि ट्रेन खुलने वाली थी और वो फुंकार रही थी, मतलब ट्रेन चलने से पहले थोड़ी सी उसकी सीटियां बजती हैं, इंजन के थोड़ी सी गुर्राने की आवाज़ आती है। तो इसमें लेखक ये बता रहे हैं कि आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए अधिक दाम लगते हैं, अधिक का टिकट नहीं लगता है। फिर भी चूँकि लेखक हैं और वो अक्सर किस्से कहानियों के बारे में सोचते हैं, उन्हें प्राकृतिक दृश्य देखना अच्छा लगता है, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा कीमत होने के बावजूद भी सेकंड क्लास का टिकट लिया था। अब आगे, गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन नहीं था मतलब क्या, उसमें और भी लोग बैठे हुए थे। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। और ट्रेन की सीट में पालथी मारे बैठने का मतलब क्या है कि 2 या 3 लोगों के बराबर की जगह घेर लेना। समझ सकते हो ना आप। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे, मतलब एक तो उन्होंने अपनी सीट पर पालथी मार करके जगह बना ली, 2 आदमियों की जगह घेर ली, और सामने की सीट पर भी उन्होंने क्या किया था कि एक तौलिया बिछा रखा था और उस पर उन्होंने खीरे रखे हुए थे। तो मतलब 2 4 लोगों की जगह उन्होंने घेर रखी थी। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हों। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि आमतौर पर जब ट्रेन में, सफ़र में, बस में लोग आसपास में बैठते हैं तो थोड़ा सा एक दूसरे की आंखें मिलती हैं तो लोग बातचीत करने को उत्सुक दिखाई देते हैं, थोड़ी सी दोस्ती, अगर जरा सा भी मिलनसार आदमी हो तो हो ही जाती है ना। लेकिन यहाँ के सीन में ऐसा कुछ नहीं दिखा। नवाब साहब खीरे खाने में व्यस्त रहे और लेखक महोदय सामने बैठ गए। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, लेखक अपने बारे में कह रहे हैं। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे।
संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखें। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने में खीरा कैसे खाएं। तो यहाँ पर लेखक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाब साहब, यहाँ जो सफ़ेद पोश शब्द बार बार लिखा जा रहा है, कहने का मतलब है कि नवाब लोग अपने आप को जेंटलमैन समझते हैं, थोड़ा सा हाई क्लास, हाई सोसाइटी का व्यक्ति समझते हैं अपने आप को। तो अगर आप हाई क्लास सोसाइटी के आदमी हो तो इसका मतलब है कि आपके तौर तरीके थोड़े महंगे से होंगे, हाँ है कि नहीं। सेकंड क्लास के बजाय उन्हें फर्स्ट क्लास में जाना चाहिए था अगर सचमुच के नवाब हैं और उतने पैसे उनके पास में हैं तो। लेकिन उन्होंने किसी वजह से सेकंड क्लास का टिकट रखा था और अब उन्हें थोड़ी सी झेप महसूस हो रही होगी लेखक महोदय के सामने बैठने से। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे और नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, हमसे कहा, आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे क्या? ऐसा कुछ कहा उन्होंने, उस नवाब साहब ने लेखक महोदय को। तो आदाब अर्ज एक अभिवादन का शब्द है। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है जैसे कि लेखक चौंक गए होंगे। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया कि शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। तो ये लेखक जी का डायलॉग है कि शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। तो बच्चों, आप समझ रहे हो ना कि खीरा कैसे खाते हैं। हम लोग जब खीरा खाते हैं, खरीद करके लाते हैं, तो पहले उसे धोकर उसके छिलके उतारे जाते हैं। उसकी एक किनारे में जहाँ से वो डंठल से मतलब लता से, क्रीपर से चिपका हुआ होता है, वो हिस्सा थोड़ा सा कसैला होता है, तो लोग उसे काट करके थोड़ा सा ऐसे ऐसे घिसते हैं ताकि उसका झाग, ताकि थोड़ा सा उसका कसैलापन कम हो जाए। तो यही बातें लेखक जी ने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। आगे देखते हैं। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। तो नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। तो कहने का मतलब है कि उनके मुंह में पानी आ रहा था, नवाब जी के मुंह में। जैसे जैसे वो खीरा काट रहे थे, उनके मुंह में खीरा खाने की इच्छा और बलवती हो रही थी। ठीक है। हम कनखियों से देख सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया और कहा, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। तो मुझे लगता है बालम खीरे का मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई खास वैरायटी का खीरा हो। तो उन्होंने क्या कहा लेखक महोदय से, और ऐसा कह करके उन्होंने उनको फिर से ऑफर किया कि क्या आप खीरा खाना पसंद करोगे। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। ये लेखक महोदय अपने बारे में कह रहे हैं। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया कि शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मेदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाएं। तो ऐसा कहा लेखक जी ने। कहने का मतलब है उन्होंने एक तरीके से ऐसा कह करके फिर से मना कर दिया कि उन्हें खीरा नहीं खाना है। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा।
खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, मतलब लंबी सांस भरी, और खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। तो नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हैं कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। तो खानदानी रईसों का कौन सा तरीका कि हमने खीरा खरीदा भी, काटा भी, सजाया भी और बस सूंघ करके उसका स्वाद ले लिया और खाया नहीं, फेंक दिया। तो ये कैसी नवाबी है भाई? ये तो पैसे की बर्बादी है एक तरह से। खीरा अगर खाने की चीज़ है तो खाई जानी चाहिए थी ना, लेकिन नवाब ठहरे, लखनऊ के नवाब, जाने उन्हें क्या सूझा कि उन्होंने इस तरीके से एक एक करके सारे खीरे की फांकों को देखा, सूंघा और खिड़की के बाहर फेंक दिया। और ऐसा कुछ जताने की कोशिश की लेखक महोदय की तरफ देख करके कि देखो हम हैं नवाब और ये है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा कि यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने की इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? उदर का मतलब है पेट और उदर की तृप्ति का मतलब है पेट भरना। तो क्या अगर कोई आदमी इस तरीके से खीरे को खाए, मतलब खाया तो गया ही नहीं, उन्होंने तो बस देख करके, सूंघ करके फेंक दिया। अब ये उन्होंने अपना नवाबीपन, रईसीपन दिखाने के लिए किया हो, लेखक को चिढ़ाने के लिए किया हो, या सचमुच में वो ऐसे ही रहे हों, ये सोचने की बात है ना। तो यहाँ क्या है कि उन्होंने जो इस तरीके से खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का नमूना पेश किया, जिसको लेखक महोदय कहते हैं कि ये तो बड़ा ही सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका था कि कोई आदमी बस खीरे काटे, धोए, काटे, सजाए और बस सूंघ करके उसको फेंक दे। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द भी सुनाई दिया। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह भी दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ओहो हो। तो यहाँ शकील शब्द कहने का मतलब है न पचने वाला, जल्दी नहीं पचने वाला। तो नवाब साहब ने क्या कहा लेखक महोदय से कि खीरा लजीज, बहुत टेस्टी होता है, लेकिन होता है शकील, नहीं पचने वाला होता है और ये पेट पर बोझ डाल देता है, ऐसा कहा नवाब साहब ने। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये हैं नई कहानी के लेखक। तो ज्ञान चक्षु खुल गया मतलब क्या? बुद्धि के द्वार खुल गए, बुद्धि खुल गई, नया ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा कहना है लेखक महोदय का कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? यही कह करके लेखक महोदय ने इस व्यंग्य को, इस रचना को खत्म किया है। तो बच्चों, है ना बड़ी मज़ेदार कहानी, जिसमें लेखक महोदय ने एक नवाब, एक लखनऊ के नवाब के खीरे खाए जाने की घटना को दर्शाया है कि कैसे वो नवाब महोदय खीरा खरीदते हैं, धोते हैं, सजाते हैं, बड़ी बारीकी से, नफासत से काटते हैं, सजाते हैं और उसमें से एक एक कटा हुआ टुकड़ा बस अपनी नाक के पास ले जाकर के सूंघ करके, आनंद की अनुभूति करके उसे खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। तो ये तो एक खालिस कल्पना वाली बात हुई ना। खीरा असल में खाने की चीज़ है, सिर्फ स्वाद भर लेने की चीज़ है क्या? और इसी चीज़ को देखते हुए लेखक महोदय ने एक बड़ी अच्छी सी बात कही है, प्रेरित होकर के। हालांकि ये व्यंग्य की बात है, हंसी की बात है
कि ऐसा हो सकता है क्या कि अगर कोई आदमी बिना खीरा खाए हुए डकार भर सकता है, ऐसे ही डकार जो कि खीरा खाए जाने के बाद होती है, तो क्या कोई लेखक इस तरीके से नई कहानी नहीं लिख सकता जिसमें सचमुच में कोई विचार ना हो, कोई घटना ना हो, कोई पात्र ना हो, कोई कहानी ना हो, कोई बात ना हो? बस लेखक की इच्छा हो कि हाँ, मुझे एक ऐसी कहानी लिखनी है और शायद ये एक नई कहानी है। यही चीज़ कहने की कोशिश की है लेखक महोदय ने। और लेखक कौन हैं? यशपाल हैं। और आपके इस चैप्टर का नाम क्या था? लखनवी अंदाज। तो बच्चों, आप मेरा ये वीडियो लेक्चर देखें और इसमें अपना कमेंट ज़रूर डालें कि ये कहानी कैसी लगी। और मेरे चैनल का नाम ज़रूर याद रखेंगे, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। इस पर आगे चल कर के मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के, कंप्यूटर साइंस के भी लेक्चर्स डालने वाला हूँ। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। आप सब लोगों को शुभकामनाएं। जल्दी मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए शुभ विदा।